हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हो द कॉमर्स ट्यूटर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जो कि है डेप्रिसिएशन। तो इंस्टीट्यूट कभी 4 नंबर से लेके 10 नंबर तक का क्वेश्चन जो है सीए फाउंडेशन लेवल में इस पे पूछ सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से टॉपिक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो डेप्रिसिएशन इस चैप्टर में हमको क्या क्या सीखना है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इंस्टीट्यूट का मैट जो है अपने सामने खोल कर बैठो, अपने हाइलाइटर पेंसिल्स वगैरह जो भी है मार्किंग के लिए उसको रेडी कर लो, क्योंकि ज़्यादातर इस चैप्टर को हम इस मैट से ही कवर करेंगे। ठीक है, तो मैट में जो भी चीज़ें लिखी हुई है मैं आपको अंडरलाइन या मार्किंग करवा दूंगा कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस में आपको ध्यान देना है। तो मैट जो है वो लेके बैठो, अगर नहीं है तो ऑनलाइन वाला वर्जन डाउनलोड कर लो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से। ओके, तो सबसे पहले देखो हमको इस चैप्टर में जो चीज़ें सीखनी है वो क्या है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन पहली बात हो गई। उसके बाद हाउ टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद अलग अलग मेथड्स क्या है डेप्रिसिएशन के और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फिर क्या है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम सेल डिस्पोजल ऑफ एसेट। तो यहाँ पर जब हम एसेट को यूज करके बेच देते हैं उसके एक्सपेक्टेड लाइफ के एंड में या कभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम एसेट बेच देते हैं तो उस पर प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ उसको हमको कैलकुलेट करना कैसे है और उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो चीज़ सीखना है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हो तो उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी ये सीखना है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर चेंज इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू। तो हर एसेट का एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होता है कि कितने सालों तक वो चलेगा। अगर उस एस्टिमेट में कुछ चेंज हो रहा है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। और हर एसेट का एक रेसिडुअल वैल्यू का भी एस्टिमेट हम लगाते हैं कि इसके यूजफुल लाइफ के एंड में ये एसेट स्क्रैप में या सेकेंड हैंड मार्केट में कितने का बिक जाएगा, यानी कि जाते जाते ही हमको कितने पैसे देके जाएगा। तो उसका भी हम एक एस्टिमेट लगाते हैं। तो इन एस्टिमेट्स में अगर कुछ चेंज होती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो ये तो थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना टॉपिक में वैसे वैसे आपको पता चल जाएंगी। अभी जो शुरू में है, चलो मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल होगा। मान लो कि एक मशीन मशीन एक फिक्स्ड एसेट होती है। मशीन हमने खरीदी है, ठीक है, कॉस्ट है हमारा 11 लाख। ओके, उसके बाद मान लो कि इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, अब ये क्या चीज़ है सर। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मतलब उस मशीन को आप अपने बिजनेस में कितने सालों तक यूज कर सकते हो। तो ये मान लो कि है 10 ईयर्स। ठीक है, और मैंने एस्टिमेटेड क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो यूजफुल लाइफ है ना इसको हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं। एक्चुअली आप एक्यूरेटली कभी नहीं बता सकते कि आप किसी मशीन को कितने दिनों तक यूज कर सकते हो। तो ये एक एस्टिमेट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो एक और एस्टिमेट हम लगाते हैं, एस्टिमेटेड रेसिड्यूअल वैल्यू। रेसिड्यूअल वैल्यू, और ये क्या होता है, एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। जब आपका मशीन जो है 10 साल आप यूज कर लोगे उसके बाद लास्ट डे में वो स्क्रैप में या सेकेंड हैंड मार्केट में कितने का बिक जाएगा। तो मान लो वो फिगर जो है वो है 1 लाख। ठीक है, तो अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊं यहां पर, देखो अगर मैं यहाँ पर एक टाइमलाइन बनाता हूँ, यहाँ पर मैं 10 साल ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10th ईयर है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने इस पॉइंट पे 11 लाख रुपए पे किए। ठीक है ना, तो कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो समझते हो ना, जब हम कैश पे करते हैं तो कैश आउटफ्लो होती है, हमारी बिजनेस से कैश जाती है। तो इस पॉइंट पे हमारी कैश आउटफ्लो जो है वो कितनी हुई, 11 लाख की। ठीक है, और इस पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि 10वें साल के एंड में इस पॉइंट में हमारा क्या होगा, हमको इस मशीन को बेच के 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो एक चीज हम मान सकते हैं कि इस पॉइंट में हमारा एक कैश इनफ्लो होगा, कितने का, 1 लाख का। ठीक है, तो देखो शुरू के डेट में आपने 11 लाख खर्च किया यानी कि 11 लाख पे किया, लास्ट के डेट में यानी कि 10 साल यूज करने के बाद आपको 1 लाख मिल जाएंगे। तो बाकी जो 10 लाख बचे, 11 लाख से 1 लाख तो हमको लाइफ के एंड में मिल जाएगा बेच के, तो बाकी का जो 10 लाख बचा वो क्या होगा, ये हमने क्यों खर्चा किया है। ये जो 11 लाख में मशीन हमने खरीदी है, क्या ऐसे ही फेंक के रखेंगे इसको और 10 साल बाद 1 लाख में बेच के 1 लाख ले लेंगे इसलिए खरीदी है क्या, नहीं सर।
इसलिए तो नहीं खरीदी है। मशीन को क्यों खरीदा है? ताकि हम बिजनेस में उसको यूज कर सकें, यूज करके हम कोई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में बेचेंगे तो उससे क्या होगा, बिजनेस में रेवेन्यू आएगी, इनकम आएगी। तो सीधा सीधा जो है मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मशीन आपने खरीदा है, 11 लाख रुपया पे किया है, इससे आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, गुड्स बनेंगी, मार्केट में बेचोगे, रेवेन्यू कमाओगे, ठीक है ना। तो रेवेन्यू कमाओगे तो ये मशीन आपको 10 सालों तक रेवेन्यू कमा के देगी, या रेवेन्यू कमाने में हेल्प करेगी। आप इतना कह सकते हो कि रेवेन्यू कमाने में आपको हेल्प करेगी, बेनिफिट्स देगी, ठीक है ना, आपको कुछ बेनिफिट्स देगी। हम खर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमको पैसे जो हम खर्च करते हैं उससे हमको कुछ बेनिफिट मिलता है। तो खर्चा तो हमने किया है इस पॉइंट पे, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप बोल सकते हो पहले फाइनेंशियल ईयर में हमने खर्च कर दिया। तो क्या ये पूरा 11 लाख हम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंडिचर मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे सर। क्यों? क्योंकि ये जो 11 लाख का खर्चा है ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि ये हमको बेनिफिट देगा 1 साल से ज्यादा, 10 सालों तक हमको बेनिफिट देगा ये, ऐसा हम मानते हैं कि मशीन 10 साल चलेगी। तो पूरा खर्चा 11 लाख का इस अकेले इस साल में तो हम दिखा नहीं सकते, वरना हमारा प्रॉफिट का फिगर जो है वो गलत सलत आ जाएगा। क्योंकि इस 11 लाख के खर्चे से हम 10 साल बेनिफिट उठा सकते हैं, 10 साल रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो ये जो खर्चा है ना, इसको भी हमको 10 साल में डिवाइड करना पड़ेगा। खर्चे को भी हमको इक्वली, जितना पीरियड तक हम इस मशीन को यूज करके रेवेन्यू कमा पाएंगे ना, उतने पीरियड तक इक्वली हमको, ये पूरे पीरियड में हमको इक्वली क्या करना पड़ेगा, इसका कॉस्ट को भी एलोकेट करना पड़ेगा। तो मान लो कि अगर हर पीरियड में, मैं रेवेन्यू की फिगर लिखता हूं, मान लो कि इस पीरियड में, ये जो पीरियड है हमारा, इसको थोड़ा सा जूम कर देते, इस पीरियड में हमने 5 लाख का रेवेन्यू कमाया। कितने का? 5 लाख का। तो इसके लिए एसेट की कॉस्ट हम कितना एलोकेट करेंगे? अब देखो सिंपल है, एसेट में 11 लाख आपने फर्स्ट डे को इन्वेस्ट किया है, ठीक है, पैसे आपके कितने गए? 11 लाख, और लास्ट डेट में आप 1 लाख निकाल लोगे, यानी कि पूरे 10 साल में आपको कितना कॉस्ट जो है अपोर्शन करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा? 10 लाख। क्यों? 11 लाख से 1 लाख तो लास्ट के डेट में मिल ही जाएंगे, तो इतने दिनों में हमको 10 लाख की कॉस्ट को एलोकेट करनी पड़ेगी। तो 10 साल हैं, 10 लाख की कॉस्ट है, तो हर साल आपका मोटा मोटी कितना आ जाएगा बोलो? 1 लाख आ जाएगा सर। 10 साल को, सॉरी 10 लाख को 10 साल से डिवाइड कर देंगे तो हर साल का 1 लाख आता है। तो अगर आपकी रेवेन्यू यहां पर 5 लाख हो रही है ना, अगर आपकी रेवेन्यू यहां पर 5 लाख हो रही है, तो आप कह सकते हो कि इस रेवेन्यू को कमाने के लिए हमारे मशीन का टोटल खर्च में से 1 लाख रुपए यहां पर जो है हम एलोकेट कर सकते हैं। मशीन के टोटल खर्च में से 1 लाख रुपए हम एलोकेट कर सकते हैं। तो टोटल आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस अगर कर दोगे तो आप बोल सकते हो कि नेट प्रॉफिट हमने, मान लो कि इस मशीन के खर्चे के अलावा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा और कोई खर्चा नहीं था, तो टोटल आपका जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट 4 लाख होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन। आपने देखा है फाइनल अकाउंट्स तो हमने किया है ना, फाइनल अकाउंट्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं कि नहीं करते? डेप्रिसिएशन का खर्चा लेते हैं तब जाके प्रॉफिट निकालते हैं। इसका मतलब डेप्रिसिएशन लेने का मतलब हम क्या कर रहे हैं? उस साल हमने मशीन को जितना यूज किया उसके कॉस्ट का उतना पार्ट हम एज अ खर्चा दिखाते हैं। तो अगर इस मशीन को हम 10 साल यूज करेंगे तो हम हर साल 1-1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखाएंगे, और यही जो 1 लाख रुपया हम खर्चा दिखाते हैं ना, वो डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? अगर मैं आपको इंस्टीट्यूट के मैथ से दिखाऊं इसका डेफिनेशन, तो आप देखो यहां पर एक लाइन में लिखा हुआ है, देखो, द पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एलोकेटेड टू एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसको आप अपने मैट में मार्क कर लेना जरा, ठीक है। आप एक बार स्क्रीन पे ध्यान दो, मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूं। हाँ देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। द पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एलोकेटेड टू एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब आप बोलोगे कि सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है ना, वो फिक्स्ड एसेट को ही बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट वो होते हैं, देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है। चलो आते हैं देखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से डील करता है, बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया। तो वहां पर क्या बोला है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब ये क्या चीजें हैं? एक्चुअली ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिर भी मैं बताता हूँ क्या चीजें हैं। ये टैंजिबल आइटम्स हैं। देखो सबसे पहले याद रखना, फिक्स्ड एसेट्स जो टैंजिबल आइटम्स है, टैंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो। यहां पर हम इंटेलेक्चुअल राइट्स, ट्रेडमार्क्स, नो हाउ, टेक्नोलॉजी, इन सब की बात नहीं कर रहे। यहां पर हम मशीन, फर्नीचर
ये सब तरह के एसेट्स जो आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, बड़ी बड़ी दिखने वाली गाड़ियां हो सकती हैं, व्हीकल्स हो सकते हैं, लैंड बिल्डिंग हो सकती है, वो सारे एसेट्स जो हमारे होते हैं वो होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो क्या लिखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर द यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो सबसे पहला पार्ट में क्या लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स क्या चीज है, ये वो टेंजिबल आइटम्स हैं जो हम बिजनेस में हेल्ड किए हैं। हेल्ड मतलब रखे हुए हैं, किस पर्पस के लिए, प्रोडक्शन में यूज करने के लिए या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज करने के लिए। ठीक है, अब आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। एक छोटा दुकानदार जो होता है उसके पास आप देख रहे होगे कि एक तौलने का मशीन होता है ऐसे, ये तो पुराना तराजू हो गया, आजकल तो डिजिटल मशीन्स आ गए तौलने के लिए। तो वो चीज जो है उस बंदे ने बिजनेस में रखी हुई है, वो उसका फिक्स्ड एसेट है और उसको हो सकता है कि वो 5 साल 6 साल तक यूज करेगा। और वो उसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है बोलो, वो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहा है। जिसको भी वो माल बेचता है, माल बेचने से पहले माल तौलना तो पड़ता है। किराने की दुकान है, कोई आया बोला कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो, तो 2 किलो तो उसी तराजू पे तौलेगा ना। वो तराजू अगर नहीं होगा तो क्या वो बंदा माल बेच के बिजनेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वो चीज एक कोने में पड़ी रहती है, पर उसके यूज के बिना बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। ठीक है ना, उनके यूज से आप या तो प्रोडक्शन, या तो कोई मशीन की बात कर लो जिससे आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई गुड्स बना रहे हो, या कोई ऐसा मशीन जो आपको गुड्स को सप्लाई करने में हेल्प कर रहा है। जैसे दवाइयों की दुकानों में फ्रिज रखा होता है, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिसको आप फ्रिज में नहीं रखोगे तो वो खराब हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो फ्रिज फिर उस दुकानदार के लिए क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट। तो ये एक चीज बस समझ लेना कि फिक्स्ड एसेट जो है वो फॉर सेल नहीं रखी होती है। फिक्स्ड एसेट हम लोग बिजनेस में सेल के लिए नहीं लाते। सेल के लिए जो चीज लाते हैं ना वो गुड्स होती है। तो कोई रेफ्रिजरेटर बेचने वाला के लिए फ्रिज या रेफ्रिजरेटर जो है वो उसके गुड्स हो गए, वो फिक्स्ड एसेट नहीं हुआ। लेकिन कोई दवाई दुकान वाला हो गया, या मिठाई दुकान वाला हो गया, या आइसक्रीम के दुकान वाला हो गया, या कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला हो गया, उसके लिए जो फ्रिज है वो फिर फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि उसके बिना वो बिजनेस जो है नहीं कर पाएगा। उसको गुड्स की सप्लाई करने के लिए फ्रिज चाहिए। ठीक है, या तो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमने बात कर ली। दूसरा, फॉर रेंटल टू अदर्स। अगर आप कोई मशीन अपने आपके बिजनेस में है और आपने किसी को भाड़े पे दे रखा है तो भी वो आपका फिक्स्ड एसेट कहलाएगा और आपको उस पर डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरा है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। आपके ऑफिस में आपका बिजनेस चलाने के लिए टेबल्स हैं, कुर्सियां हैं जहां पर लोग बैठते हैं, काम करते हैं, अलमारी है जिसमें फाइल्स वगैरह रखे रहते हैं, कंप्यूटर्स है जिसमें लोग काम करते हैं, और भी काफी तरह के एसेट्स हैं। एक एक्वागार्ड लगा हुआ है जिससे लोग पानी पीते हैं। तो ये सारा आपका जो एसेट्स है ये आपको क्या प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, क्या आपको ये माल बेचने में हेल्प कर रहा है, नहीं ना। लेकिन वो आपको किस लिए हेल्प कर रहा है, पंखे हैं आपके सीलिंग में जो पंखे घूमते रहते हैं, एसी वगैरह हो सकता है, ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में हेल्प कर रहा है। आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन या आपका जो भी बिजनेस चल रहा है वहां पर लोग काम कर रहे हैं, तो उस काम करने की सहूलियत के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए उन एसेट्स को आप यूज कर रहे हो। तो फिक्स्ड एसेट्स कौन से एसेट्स हैं, या तो वो बिजनेस में प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज हो रहे हैं, या आपने किसी को भाड़े में देने के लिए यूज किया है, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने इसमें समझाने में। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी जो यूज है वो एक्सपेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, आप जो भी एसेट को फिक्स्ड एसेट कब बोलोगे, जब आप उसको 12 महीने या 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा के लिए यूज करने के लिए लाए हो। ठीक है, ज्यादा के लिए यूज करने के लिए लाए हो। अब मान लो कि एक कैलकुलेटर है, जैसे कि ये कैलकुलेटर। अब बिजनेसेस में क्या होता है कि कैलकुलेटर बहुत ज्यादा यूज होता है, तो जनरली क्या होता है कि 1 साल से ज्यादा कैलकुलेटर नहीं चल पाता। तो क्या आप जो कैलकुलेटर खरीद के लाओगे उसको फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड करोगे क्या, नहीं। पहला, एक तो उसका अमाउंट इतना छोटा है कि उसको फिक्स्ड एसेट के तौर पे दिखाना मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। दूसरा, उसका एक्सपेक्टेड लाइफ भी 1 साल से कम है, तो फिर आप उसको फिक्स्ड एसेट जो है नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो मोर देन 12 मंथ्स होना चाहिए और ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ओके, अब ये जो फिक्स्ड एसेट्स हमारे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका समय के साथ ना वैल्यू कम होता जाता है, इसलिए हमको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है। और कॉस्ट भी हमको रेवेन्यू से मैच करा के एलोकेट करना पड़ता है, उसलिए भी हमको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट का समय के साथ वैल्यू कम क्यों होता है, इसके क्या कारण है, देखो उसके कारण यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 5 कारण है। सबसे पहला देखो क्या है, वियर एंड टियर।
जब आप किसी मशीन को यूज़ करते रहोगे तो क्या होगा, यूज़ करने के चक्कर में उसमें थोड़ी बहुत खराबी आने लगती है, चीज़ें जो है पुरानी होती रहती है। कोई गाड़ी का एग्जांपल ले लो, एक गाड़ी नए में जितना स्मूथ चलती है, जितना फास्ट चलती है, धीरे धीरे यूज़ होते होते खटारा होती रहती है, उतना फास्ट उतना स्मूथ नहीं चल सकती। तो वेयर एंड टीयर के कारण वैल्यू में, बिजनेस में एसेट की वैल्यू जो है वो कम होती है। पहला ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स ऑफ टाइम यानी कि पैसेज ऑफ टाइम, इवन व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। अगर आपका कोई मशीन है, आपने उसको यूज नहीं किया है, यूज करने के लिए रेडी है, बिल्कुल पड़ा हुआ है आपके यहाँ फैक्ट्री में, लेकिन यूज आप कर नहीं रहे हो, फिर भी उसकी बैठे बैठे लाइफ खत्म होगी। आप एग्जाम्पल के लिए सोचो ना, आप नई गाड़ी खरीद के ले आओ, ठीक है, अपने गैरेज में रख दो, चलाओ मत। एक साल बाद आप अपने नेबर को बोलो कि देख मैं 10 लाख में गाड़ी खरीद के लाया था, एक दिन भी नहीं चलाई है, बिल्कुल नई पड़ी हुई है, क्या तू इसको 10 लाख में लेगा? आज तो इस गाड़ी का भाव 12 लाख है मार्केट में, तू मेरे से 10 लाख में ले ले, चल मैंने 10 लाख में खरीदा था, आज तुझको 10 लाख में देता हूं। तो वो नेबर आपको ठेंगा दिखा के चला जाएगा, वो बोलेगा 10 लाख की क्यों लूं, 1 साल से पड़े पड़े सड़ रही है तुम्हारी गाड़ी, उसके कई कल पुर्जे खराब हो गए होंगे, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई होंगी उसमें, तुमने उसको ठीक से चलाया ही नहीं, फेंक के रख दिया है। तो शोरूम में पड़ी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके घर में आके एक बार पड़ी रहे, एक बार आप उसको खरीद के ले आए, तो बैठे बैठे उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो जाती है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, ये समझना ऑब्सोलेसेंस क्या होता है। टेक्नोलॉजिकल आजकल इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं ना, और फैशन वगैरह, अगर आपका गारमेंट्स वगैरह का कोई काम है तो फैशन में चेंजेस हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो सकती हैं। तो आज जो ये मेरा स्मार्टफोन का मॉडल है, कल ये मॉडल क्या होगा, पुराना हो जाएगा, इसका कोई नया प्रो मॉडल ऐसा कुछ आ जाएगा, तो ये मॉडल पुराना हो जाएगा, तो इसकी क्या होगी, ऑटोमेटिक वैल्यू कम हो जाती है। तो ऑब्सोलेसेंस वही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कुछ चीजें जो है ना वो आउटडेटेड हो जाती है और नई टेक्नोलॉजी की चीजें आ जाती हैं, तो उसके कारण पुरानी जो चीजें होती है वो ऑब्सोलीट हो जाती है और उसके कारण उनकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, हो सकता है किसी कारण से किसी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो गई हो। जैसे कि कंप्यूटर्स जो होते थे पहले बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे आते थे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, पर आजकल सस्ते होते जा रहे हैं, तो मार्केट में चीज़ों की प्राइस गिरती जा रही है। तो आपने अगर पुराने समय पे कोई महंगा कंप्यूटर भी खरीद के रखा होगा, तो क्योंकि आज वो चीज़ मार्केट में सस्ती बिक रही है, तो आपको अगर आप बेचने जाओगे या कुछ भी करोगे तो उसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी। तो उस कारण से डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू के कारण भी एसेट की वैल्यू जो है वो कम होती है। और डिप्लीशन, डिप्लीशन जनरली होता है माइंस के केस में या नेचुरल रिजर्व्स के केस में। तो जैसे रिलायंस एक कंपनी है, उसके पास नेचुरल रिजर्व्स हैं, तेल के रिजर्व्स हैं, गैस के रिजर्व्स हैं, उसने लाइसेंस ले रखी है कि समुद्र में से वो तेल निकालेंगे या कहीं पर से वो गैस की एक्सप्लोरेशन करेंगे, ठीक है ना, समुद्र में वो लोग अपना कुछ प्लांट वगैरह बैठा के तेल निकालते हैं। तो जितना निकालते जाते हैं ना, उतना अंदर में जो खनिज है वो डिप्लीट होता जाता है, तो उस हिसाब से भी उस माइंस की वैल्यू कम होती जाती है। अब एक माइंस में अगर 1,000 टन कोयला है, मान लो एस्टिमेट आपने किया कि माइंस में 1,000 टन कोयला है, और आपने उस माइंस को लीज पे लिया और कोयला वहां से आप निकालने लगे। अब वहां से 500 टन निकाल चुके हो, तो 500 टन की तो कैपेसिटी उसकी डिप्लीट हो गई, तो उस कारण से जो है माइंस वगैरह की भी वैल्यू कम हो जाती है, जितना आप उससे एक्सट्रैक्ट करते रहते हो। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अब देखो, डेप्रिसिएशन को कंप्यूट जो हम करते हैं, उसकी कंप्यूटेशन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमको चाहिए होता है, और जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहां पर जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखा है ना, यही 3 चीजें हमको चाहिए होती हैं। एक तो हुआ मशीन का कॉस्ट। अगर आपको मशीन की कॉस्ट पता है, उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पता है और एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू पता है, तो आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। जैसे कि यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, मैं लिखता हूं। डेप्रिसिएशन जो होगा हमारा, ठीक है, मेरे साथ लिखते रहना, नोट करते रहना, ये होगा कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, इसको आप एनआरवी भी बोल सकते हो, रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, एट एंड ऑफ लाइफ लिख देता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाई होगा हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है, और ये हमारा एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ है। तो ये अगर आप निकाल दोगे तो आपका डेप्रिसिएशन पर एनम आ जाएगा, पर एनम, यानी कि हर साल आपको कितना डेप्रिसिएशन लगाना है। अब जैसे इस एग्जाम्पल के केस में हमारा कॉस्ट कितना था, 11 लाख था, ठीक है, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू कितना था, 1 लाख था, ओके, और हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना था, 10। तो हमारा कितना आ गया, 11 लाख से 1 लाख गया, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 1 लाख पर ईयर।
ये हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा 1 लाख पर ईयर, जो कि मैंने आपको बोला कि हर साल हमको 1 लाख जो है, हर साल हमको 1 लाख की कॉस्ट जो है अपोर्शन करनी पड़ेगी या एलोकेट करनी पड़ेगी प्रॉफिट के अगेंस्ट, तब जाके हमारा प्रॉफिट ठीक ठाक आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी बोली हुई है। तो ऐसे हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, दूसरा कॉस्ट ऑफ द एसेट और तीसरा रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन हम कब से मशीन में लगाना चालू कर सकते हैं? ध्यान देना, ये सारी बातें जो है ना छोटा छोटा आपको थ्योरी में पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में, शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि डेप्रिसिएशन के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। नहीं तो मैं इतना मतलब जो मैथ जो है, मैथ से एक लाइन बाय लाइन इतना डिस्कशन आपके साथ नहीं करता। ओके, तो डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कब शुरू करेंगे हम? कब हम एक एसेट में डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर सकते हैं? जब वो एसेट रेडी टू यूज हो जाए, या उसको आप बोल सकते हो अवेलेबल टू यूज हो जाए। देखो यहां लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, अवेलेबल फॉर यूज मतलब व्हेन इट इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जिस तरह से मशीन को यूज करना चाहती है, उस तरह से मशीन को यूज करने के लिए वो अपने प्रॉपर लोकेशन और कंडीशन में पहुंच अगर चुका है, मतलब अब जब चाहे बिना किसी बाधा के आप मशीन को यूज कर सकते हो, चला सकते हो। ठीक है, वो बिल्कुल रेडी टू यूज पड़ी हुई है, तो उस दिन से आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखा है? Thus it is not necessary that an asset must be used to be depreciated। अब आप अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि एसेट जो है, एसेट रेडी टू यूज ऑन 1 जनवरी मान लो 1/1/2021 और एसेट पुट टू यूज ऑन 1 मार्च 2021 मान लो। ठीक है, तो आप किस दिन से डिप्रिसिएशन लगाओगे? एसेट आपने मान लो बिजनेस में कुछ खरीद के लाया, आपका वो इंस्टॉल करवा करके रेडी टू यूज हो गया। ठीक है, बिजनेस की बात नहीं करते, मान लो कि आपने अपने घर में एसी लगाया, एसी का आप खरीद के लाए, उसको वॉल में इंस्टॉल करवाया, उसका इलेक्ट्रिक पॉइंट बना लिया, सब कुछ कर लिया, बिल्कुल तैयार कर दिया, 1 जनवरी 2021 को तैयार हो गया घर में लग के। अब आप बटन दाबोगे, एसी ऑन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि जनवरी महीने में तो काफी ज्यादा सर्दी रहती है, आपने उसको चलाया नहीं, आपने 1 मार्च से चलाना चालू किया। ठीक है, एक्चुअल पुट टू यूज आपने कब किया? फर्स्ट टाइम उसको ऑन करके आपने चलाना चालू किया 1 मार्च से। तो आप डेप्रिसिएशन किस दिन से लगाओगे बोलो? आप डेप्रिसिएशन उस दिन से लगाना चालू कर दोगे जिस दिन से वो रेडी टू यूज था। ध्यान रखना, ठीक है, भूलना मत। 1 जनवरी 2021 से ही आप डेप्रिसिएशन लगाना चालू कर दोगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मैंने अभी आपको बताया ना कि एसेट पड़े पड़े भी, एक बंदा अगर 1 साल भी अपने गैरेज में किसी गाड़ी को रख देता है तो भी उसकी वैल्यू कम होती है। तो आपका जिस दिन भी वो रेडी टू यूज हो गया है, आपको उसी दिन से डेप्रिसिएशन लगानी चालू कर देनी है। आपको एक्चुअली कब यूज हुआ वो चीज नहीं देखनी है। ठीक है ना, रेडी टू यूज हो जाने पर आपको डेप्रिसिएशन लगानी चालू करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये पोर्शन ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, पर यहां पर एक टर्म है एक्सपायर्ड कॉस्ट। देखो जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो यहां पर लिखा हुआ है एक्सपायर्ड कॉस्ट और यहां पर लिखा हुआ है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या है थोड़ा सा आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। अभी देखो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें आपको मैंने बताया कि एक मशीन को इस पॉइंट पे खरीदा गया था 11 लाख में। ठीक है, अब चलो हम इस पॉइंट की बात करते हैं 1 साल बाद। ठीक है, 1 साल बाद जो ये पॉइंट आएगा इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक रेड कलर का लाइन जो है यहाँ तक बनाता हूँ। अब इस पॉइंट में क्या होगा, देखो मेरा इतना दिन तक मशीन जो है यूज हो चुका 1 साल के लिए, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन तो इस पर लग चुका। 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब मशीन का जो हमारा टोटल 11 लाख का कॉस्ट था उसमें से 1 लाख का बेनिफिट हमने एंजॉय कर लिया। कितना एंजॉय कर लिया? 1 लाख का बेनिफिट एंजॉय कर लिया। तो इस कॉस्ट में से 1 लाख जो है उसका बेनिफिट एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया क्या? 1 साल के एंड में, पहले साल के एंड में हमारा क्या हुआ, 11 लाख में से 1 लाख का जो बेनिफिट हमारा होता है वो हमने यूज कर लिया। ठीक है ना, यूज कर लिया। तो यूज करने के कारण क्या हो गया, हमारा 1 लाख जो कॉस्ट है उसका बेनिफिट एक्सपायर हो गया, और अभी भी 10 लाख का कॉस्ट जो है उसका बेनिफिट एक्सपायर नहीं हुआ। तो क्या होगा, यहां पर जो हमारे बुक्स में इस पॉइंट पे, अच्छा आओ यहां पर फ्रेश से बनाता हूं।
ठीक है, ये जो है ध्यान से सुनना, मेरी एक एक बात आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सुनना। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना तो आप ही लॉस में हो, ठीक है, आप लॉस में रह जाओगे। इसलिए ध्यान से एक एक बात सुनना, इतना डिटेल्स में शायद ही आपको कोई समझाएगा। ओके देखो, ये ओपनिंग डेट है, इस डेट को हमने 11 लाख पे मशीन दिखा रखा है। भैया जिस दिन हम दिखाएंगे, हम एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे कि नहीं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। तो हमने मशीन अकाउंट में कितना वैल्यू डाल रखा है, 11 लाख। अब ये 1 साल का समय है, ठीक है, ये इतना जो है ये 1 साल का समय है। अब इस साल पूरे साल हमने मशीन को यूज किया, तो इस 11 लाख में से कितना रुपया हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे बोलो। बेनिफिट जो है हमने एंजॉय किया, उसके अगेंस्ट में कितना कॉस्ट हमको एलोकेट करना है, 1 लाख, ठीक है, क्योंकि हमने बोला है कि 10 साल यूज करेंगे तो हर साल 1-1 लाख जो है कॉस्ट एलोकेशन होगी, और लास्ट में जो है 10 लाख हो गई और लास्ट में 1 लाख हमको बेच के मिल जाएगा, तो टोटल 11 लाख ऐसे हम रिकवर करेंगे। तो पहले साल की कॉस्ट मशीन के रेस्पेक्ट में कितनी आई, 1 लाख। अब 1 साल बाद ये जो एंडिंग पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे हमारा मशीन का वैल्यू कितना आएगा बैलेंस शीट में, 10 लाख आना चाहिए, क्योंकि 1 लाख का तो बेनिफिट आप एंजॉय कर चुके। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज डेप्रिसिएशन चला जाएगा, एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी 1 लाख से, और ये हमारा 10 लाख बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये जो 10 लाख हमारा पड़ा रहा और ये जो 1 लाख हमने बेनिफिट एंजॉय कर लिया, यानी कि बेनिफिट जो एक्सपायर हो गई, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट, ठीक है। एसेट का टोटल कॉस्ट तो हमेशा 11 लाख ही रहेगा, उसमें 1 लाख हो जाएगा हमारा एक्सपायर्ड कॉस्ट फर्स्ट ईयर में, और 10 लाख हमारा हो जाएगा अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, ठीक है। अब किसी भी एसेट का जो भी टोटल कॉस्ट है, देखो इसका टोटल कॉस्ट तो 11 लाख ही है, किसी भी एसेट का जो भी टोटल कॉस्ट है उसका 2 हिस्सा हो सकता है। एक हिस्सा वो होगा जितना कॉस्ट का आपने बेनिफिट ले लिया, और एक हिस्सा वो होगा जिसका कॉस्ट का बेनिफिट अभी भी आपने नहीं लिया, फ्यूचर में लोगे। तो फर्स्ट ईयर के एंड में, ये 1 साल के एंड में आपने 1 लाख का बेनिफिट एंजॉय कर लिया, तो 1 लाख आपका एक्सपायर्ड कॉस्ट है, और अभी भी 10 लाख का बेनिफिट आपको मिला नहीं है, एंजॉय करोगे फ्यूचर में, तो 10 लाख आपका अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है। अच्छा, अगर यही दूसरे साल के एंड में बात करें, यहां पर अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, ये सेकेंड ईयर है, तो यहां पर साल के बिगिनिंग में हमारा एसेट का कॉस्ट कितना है, 10 लाख, क्योंकि 1 लाख तो फर्स्ट ईयर में एंजॉय हो गया, 10 लाख है, और इस साल पूरा आप एसेट को यूज करोगे तो 1 लाख जो है बेनिफिट आप और एंजॉय कर लोगे 1 लाख का। तो सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगा, आपका कॉस्ट एसेट का कितना बचेगा, 9 लाख, ठीक है ना। एसेट की वैल्यू कितनी बचेगी, 9 लाख, क्योंकि इस 10 लाख में से 1 लाख का बेनिफिट आप और एंजॉय कर चुके, 1 लाख आपने और डिप्रिसिएशन लगा दी। तो अब अगर आप बोलो कि एसेट जो है हमारा, उसका टोटल एक्सपायर्ड कॉस्ट और टोटल अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कितना है, तो देखो एसेट की टोटल कॉस्ट तो 11 लाख ही थी, ठीक है। इसमें से अब 2 लाख हमारा जो है ये हो गया एक्सपायर्ड, 2 साल में 2 लाख अपना एक्सपायर्ड कॉस्ट हो गया, ठीक है, और 9 लाख जो है ये अभी भी हमारा अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है। तो हर साल के अंत में हम क्या करते हैं, एसेट की जो भी अनएक्सपायर्ड कॉस्ट होती है ये वाली, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जो भी एसेट की वैल्यू हमको बैलेंस शीट में दिखती है वो एसेट का अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है, जो बेनिफिट अभी तक हमको नहीं मिला, हमको फ्यूचर में मिलने वाला है। और जितना कॉस्ट हमारा एक्सपायर हो जाता है उतना हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते करते क्या करते हैं, रेवेन्यू से कॉस्ट को मैच कराते रहते हैं। तो इस साल हमने 1 लाख की कॉस्ट इनकर की, मतलब 1/10 बेनिफिट लिया एसेट से, तो 1 लाख की कॉस्ट हमारी निकल के आई उस हिसाब से। तो जितना भी हमारा रेवेन्यूज हुआ उसके अगेंस्ट में हम 1 लाख कॉस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखा देंगे, तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट का फिगर जो है वो सही आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हम करते हैं। तो एक्सपायर्ड कॉस्ट अनएक्सपायर्ड कॉस्ट जो है आपको समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन का वो है डेप्रिसिएशन ऑन द कंपोनेंट ऑफ एन एसेट, ठीक है। ये देखना जरा, डेप्रिसिएशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एन एसेट। अब ये चीज क्या है ये थोड़ा सा बात करते हैं, आओ। यहां पर लिखता हूं, डेप्रिसिएशन ऑन सॉरी ऑन कंपोनेंट्स ऑफ एसेट। अब मान लो कि एक बहुत बड़ा बहुत कॉस्टली एसेट है, ठीक है। इंस्टीट्यूट में जो एग्जांपल लिया हुआ है मैं वही एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, तो थोड़ी सी ड्राइंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। ये देखो, अगर आपको पता चल पा रहा है कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है।
शायद से आपको पता चल रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, ठीक है। और ये विंग्स, तो ये एक एरोप्लेन मैंने बनाया यहाँ पर। ओके, अब एरोप्लेन एक बहुत ही हाई वैल्यू एसेट है, बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू एसेट है, ठीक है ना। जिस भी कंपनी के पास अपनी एरोप्लेन है उसकी फिक्स्ड एसेट है, इसको यूज करके वो रेवेन्यू कमाता है, ठीक है। अब प्लेन का एक कंपोनेंट होता है इंजन, जो ऐसे विंग्स में लगा हुआ होता है, ठीक है ना। दो दो इंजन होते हैं, अलग अलग मॉडल के अलग अलग होते हैं। फिर इनके टायर्स होते हैं, ठीक है। फिर एक बॉडी होती है, फिर इंटीरियर में अलग अलग चीजें होती हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ होता है। तो अगर एक एसेट बहुत ही हैवी कॉस्ट का एसेट है और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स की लाइफ अलग है, ये सिर्फ थियरी के लिए आपको बोल रहा हूं, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको पहले से मैं बता दे रहा हूं, तैयार रहना। अगर आपका कोई एक हाई वैल्यू एसेट है जिसकी अलग अलग कंपोनेंट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अलग है, मान लो इंजन जो है, इंजन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल है, ये इंजन को 5 साल बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। टायर्स जो हैं, टायर्स की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ सिर्फ और सिर्फ 6 महीने है, हर 6 महीने में आपको टायर्स चेंज करने पड़ेंगे। इंटीरियर्स जो हैं इसके, इसका यूजफुल लाइफ मान लो कि 10 साल है, 10 साल तक इंटीरियर्स आपके चल जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स के अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अलग है तो आप अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग डेप्रिशिएट कर सकते हो। ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है हमारा अलाउ करता है डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ एसेट। तो हमारा एक सिंगल एसेट है ये प्लेन हमारा एक सिंगल एसेट है, लेकिन इसके अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे कि इंजन हो गया, टायर्स हो गए, इंटीरियर बॉडी पार्ट्स हो गए, ये अलग अलग इनकी एस्टिमेटेड लाइफ है। इंजन को 5 साल बाद रिप्लेस करना पड़ेगा और इंजन की कॉस्ट भी ह्यूज कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि सस्ता है, ठीक है। टायर्स की भी बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है एयरप्लेन्स की, तो हर कंपोनेंट का अलग अलग कॉस्ट होता है। तो फिर आप इंजन की अलग डेप्रिसिएशन कर सकते हो क्योंकि उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल है, बॉडी की अलग कर सकते हो और इसकी अलग कर सकते हो। बस यही चीज यहां पर डिस्कस करी गई थी। इसके कंडीशंस क्या है कि हर कंपोनेंट का, एक तो सबसे पहली बात ऐसी होनी चाहिए कि हर कंपोनेंट को आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है ना। हर कंपोनेंट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाना जरूरी है। दूसरा, हर कंपोनेंट का अलग अलग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होना चाहिए। और तीसरा, हर कंपोनेंट का एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होना चाहिए। अब आप इसमें बोलोगे कि इस प्लेन के अंदर एक छोटी सी कुर्सी लगी हुई है, उस कुर्सी का सिर्फ 6 महीने में ही डिप्रिसिएशन होगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, उसका कॉस्ट तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा ना उसके मुकाबले। हर कंपोनेंट जिसका आप अलग डिप्रिसिएशन लगा रहे हो ना, उसकी कॉस्ट एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होनी चाहिए, छोटा मोटा आइटम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो, ये बात हमको यहाँ पर करनी थी, यही मैट में जो है लिखी हुई है। और यहाँ पर भी देखो आपको एयरक्राफ्ट का एग्जाम्पल जो है ये दिया हुआ है, देखो एयरक्राफ्ट का, इसलिए मैंने आपको एयरक्राफ्ट का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। और इसके लिए कंडीशंस क्या है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट होना चाहिए हर इक्विवेलेंट कंपोनेंट का, और दूसरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो दूसरे पार्ट से उसका अलग होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं, ये बहुत ही एक तगड़ी चीज़ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तगड़ा डिस्कशन। देखो सामने में ही जब चैप्टर शुरू हो रहा था वहीं पर इस चीज़ को जो है एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, तो चलो हम लोग यहीं से देखते हैं, ठीक है, एक एक करके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, सबसे पहला क्या है, टू एसर्टेन ट्रू रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस। अब फाइनल अकाउंट्स तो मैंने आपको करा दिया, फाइनल अकाउंट्स में आपने देखा होगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। देखो इस प्लेन्स के नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पर आपने जो भी रेवेन्यू कमाया, रेवेन्यूज आपके इस साल में इस साइड में आ जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें आपका एक फिगर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप सारे खर्चे लिखते हो, एक एक करके खर्चे लिखते हो। इस खर्चा में एक खर्चा आप डेप्रिसिएशन भी लिखते हो कि नहीं बताओ, डेप्रिसिएशन लिखते हो, तब जाके आपकी नेट प्रॉफिट जो है वो निकल के आती है। तो नेट प्रॉफिट हमेशा जो आप निकालते हो वो आप डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ही निकालते हो कि नहीं बताओ। तो अगर डेप्रिसिएशन आप ठीक ठाक से नहीं लगाओगे बुक्स में, अगर आपकी डेप्रिसिएशन कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, या आप डेप्रिसिएशन लगाते ही नहीं हो, मान लो डेप्रिसिएशन से आप छेड़छाड़ करते हो, तो सीधा इम्पैक्ट जो है आपका प्रॉफिट पे पड़ेगा।
तो अगर आपको अपने बिजनेस ऑपरेशंस की ट्रू इनकम या ट्रू रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस अगर आप बोलना चाहो, यहां पर क्या दिखा है बोलो, ट्रू रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो उसके रिजल्ट क्या है, या तो प्रॉफिट या लॉस। अगर आप उसका एक ट्रू फिगर निकालना चाहते हो तो आपको डेप्रिसिएशन सही सलामत लगानी पड़ेगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी फिगर है वो सही आएगा। तो पहला चीज तो आप समझ गए। दूसरा, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना लिए, अब नीचे आओ, यहां पर थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। तो यहीं पर छोटा सा बना देता हूं, ये हमारा मान लो बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट, ये एसेट साइड है बैलेंस शीट का। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप लिखते हो ना फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग वगैरह, तो यहां पर आप फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दिखाते हो। अब समय के साथ जैसे आपके फिक्स्ड एसेट्स यूज होते रहते हैं उनकी वैल्यू कम होती रहती है, ठीक है ना, एक्सपायर्ड हो जाती है, कॉस्ट का कुछ पार्ट एक्सपायर्ड हो जाता है और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ही जो है वो हमको बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन सही से नहीं लगाओ, फिक्स्ड एसेट में हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करके जितना कॉस्ट इसका एक्सपायर हो गया उसको हटा देते हैं और जितना अनएक्सपायर्ड कॉस्ट बताया, यानी कि जितने कॉस्ट की बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलने वाली है, एसेट मतलब क्या, एक ऐसी चीज जिससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो जितना कॉस्ट का बेनिफिट हमको फ्यूचर में अभी तक नहीं मिला है फ्यूचर में मिलेगा, उसी चीज को ना हमको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो उसके लिए हमको डेप्रिसिएशन की फिगर माइनस करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपका एसेट का वैल्यू क्या होगा, इन्फ्लेटेड होगा बैलेंस शीट में, क्या होगा, इन्फ्लेटेड होगा, ठीक है ना। तो अपने बैलेंस शीट में एसेट्स का वैल्यू अगर आप ठीक नहीं दिखाओगे तो क्या आप ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हो। जो भी आपका बैलेंस शीट पढ़ेगा उसको लगेगा अरे भाई इसके पास तो 1 करोड़ की एसेट है, पर उनको क्या पता कि 1 करोड़ की एसेट में आप 25 लाख 30 लाख डेप्रिसिएशन लग जाना चाहिए, उसकी एक्चुअल वैल्यू 70 लाख ही होनी चाहिए, पर आपने तो बुक्स में 1 करोड़ का दिखा रखा है, तो क्या वो चीज गलत नहीं हो जाएगी, बिल्कुल गलत होगी, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में आपको एसेट्स को उसके ट्रू वैल्यू में दिखाने के लिए डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट माइनस करके दिखाना जरूरी होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स जो हैं उसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स की फिगर गलत चली जा रही है, ठीक है। तो यहां देखो, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन जो है, इसको दिखाने के लिए एसेट्स की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही आनी चाहिए बैलेंस शीट में, और उसके लिए आपको एसेट से डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट जो है उसको ठीक ठाक माइनस करना पड़ेगा। ओके, अब तीसरा पॉइंट देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ये देखो, टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, आज मैं आपका समय खाने वाला हूं, बहुत ज्यादा मूड में हूं पढ़ाने का डिटेल्स में, ठीक है ना, तो थोड़ा सा समय आपका लूंगा मैं। अब पहले वाले मशीन के एग्जाम्पल की डिस्कशन करते हैं। ये हमने एक टाइमलाइन बनाई थी, ठीक है, और ये 10 साल का पीरियड है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो कि ये 10 ईयर्स है, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ 10 ईयर्स। अब आपने इस पॉइंट पे एक मशीन खरीदी, इस पॉइंट पे आपने न्यू मशीन खरीदी, कितने की, 11 लाख का एग्जाम्पल लिया था, 11 लाख का ही मान के चलते हैं कि 11 लाख का, और लास्ट डेट में आपको यहां से 1 लाख रुपए मिल जाएगा बेच के इसको, ठीक है। लेकिन सिर्फ बेच देने से काम बन जाएगा क्या, आपने इस मशीन को जो खरीदा था बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए खरीदा था ना, 10 साल जब पार हो जाएंगे और ये मशीन जब पुरानी हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक नए मशीन की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी, कि प्रोडक्शन का प्रोसेस बेच के बोरिया बिस्तर बांध के घर चले जाओगे, बोलोगे कि मुझको और बिजनेस ही नहीं करना, मैंने मशीन बेच दी, बस अब मैं घर में आराम से सोऊंगा। ऐसा तो नहीं होता है, एक मशीन बेचोगे उसकी जगह नया मशीन तो लेना पड़ेगा। यहां पर 10 साल के बाद जब 10 साल आपका ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो इस पॉइंट पे आपको पुराने मशीन को जो आप 1 लाख में बेचोगे, एक नया मशीन तो लेना पड़ेगा, और इस नए मशीन का कुछ कॉस्ट तो आएगा। आज आप मशीन 11 लाख में खरीद रहे हो सकता है कि इस समय इस मशीन का कॉस्ट 15 लाख आ जाए, 15 लाख, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, चीजों के दाम जो है कम होते जा रहे हैं, तो मशीन्स वगैरह भी आजकल थोड़े सस्ते ही होते जा रहे हैं। तो फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे चलो मान लेते हैं कि फिर से 11 लाख ही हमको खर्च करना पड़ेगा, तो एक ही फिगर रखते हैं। तो 11 लाख में से ये 1 लाख तो आपको पुराना मशीन बेच करके मिल जाएगा, बाकी 10 लाख का क्या करोगे, बाकी 10 लाख कहां से लाओगे भाई, क्या आपने कोई भी पैसे बचाए हैं, कुछ सेविंग्स किए हैं, इस 10 लाख को जमा किया है आपने नया मशीन खरीदने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में तो आपको पता है, आपने तय कर लिया है कि ये जो नया मशीन हमने खरीदा इस पॉइंट पे, ये बिगिनिंग डेट पे, ये हमारा 10 साल ही चलेगा।
तो 10 साल के बाद क्या करोगे भाई, नए मशीन के लिए पैसे तो जमा करने पड़ेंगे ना। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि डेप्रिसिएशन लगा के ना आपने एक्चुअली 10 साल में 10 लाख रुपए जमा किए हैं बिजनेस में। अब आप बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो, डेप्रिसिएशन तो हमारा खर्चा है, ठीक है, हमने इसको लगा के पैसा कैसे जमा कर लिया। तो ये चीज समझना, बस यही आपको एक मैजिक है, यहां पर देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डेप्रिसिएशन जो है वो आपका पैसा बचाता है और वो आपको 10 लाख रुपए जमा कर देगा, वो आपके लिए 10 लाख रुपए जमा कर देगा डेप्रिसिएशन, ताकि आप नया मशीन खरीद सको। अब वो कैसे, वो देखना है यहां पर। सबसे पहले एक चीज समझना, डेप्रिसिएशन जो है, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना जरूर करना भूलना मत, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो है हमारा वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये आप लोग सबको ही जानते हो, क्योंकि जो हम साल दर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे होते हैं, हम किसी को कोई कैश पे नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ बुक्स में एक खर्चा बुक करते जाते हैं। बुक्स में क्या करते जाते हैं, तो ये जो अलग अलग सालों में आप सैलरी का खर्चा करते हो, वेजेस का खर्चा करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल करते हो, ये सब वगैरह जो भी दूसरे खर्चे आप करते हो, उनमें आप कैश पे करते हो, आपके पैसे की आउटफ्लो होती है। पर डेप्रिसिएशन में क्या आपका पैसे का कोई आउटफ्लो हो रहा है क्या इन सालों में, कुछ नहीं हो रहा, सारा पैसा आपने इसी पॉइंट पे खर्चा कर दिया है। अब आप उसको एज एन एक्सपेंस सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। खर्चा तो आपने इसी पॉइंट पे सारा जो है आउटफ्लो हो गया, इन सालों में कोई पैसा आपका नहीं निकल रहा। अब आप क्या कर रहे हो, देखो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, मैं एक बार बनाता हूं यहां पर फिर से, ठीक है, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब यहां पर मैं कुछ फिगर्स ले रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट मान लो 1 लाख, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं वो मान लो सारे मिला के 30,000 है, ठीक है। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए, नेट प्रॉफिट हमारा 70,000 आना चाहिए, और ये 70,000 कौन लेके चला जाएगा, ओनर, क्योंकि ओनर का हक है, यानी कि ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बिजनेस में ये पैसा नहीं भी रह सकता, ओनर का पैसा ओनर चाहे तो निकाल भी सकता है, ठीक है। लेकिन आपने यहां पर एक चीज लिख दी बीच में, आपने यहां पर लिख दिया डेप्रिसिएशन। मान लो आपने इसमें 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब ये 40,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाने के कारण आपका ये जो नेट प्रॉफिट है ये रिवाइज होके कितना हो जाएगा, बोलो, 30,000 हो जाएगा। मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है ना, ओके। तो अब ओनर के जेब में कितना जाएगा, 30,000। तो 30,000 ओनर के जेब में जाने के कारण आपका कितना पैसा ओनर के जेब में जाने से बच गया, 40,000 रुपए बच गए ओनर के जेब में जाए। आपने ये जो खर्चा यहाँ पर डेप्रिसिएशन का लिखा, क्या इसके लिए कोई कैश आउटफ्लो हुई है क्या, नहीं, एक भी पैसा किसी को नहीं देना पड़ा। पैसा तो हम एसेट खरीदते समय ही दे चुके थे, अब तो एक भी पैसा किसी को नहीं देना पड़ा। तो ये डेप्रिसिएशन लिखने के कारण आपका प्रॉफिट 40,000 से कम हो गया और ओनर का हक जो है वो 40,000 से कम हो गया। तो आप कह सकते हो एक तरह से कि डेप्रिसिएशन लिखने के कारण ये जो 40,000 रुपए आपको ओनर के पास नहीं देने पड़े, ओनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने पड़े, ये पैसे आपके बिजनेस में रह गए, ये पैसे आपके बिजनेस में रह गए। तो ऐसे करके अगर आपका एक 10 लाख का मशीन था जिसको आप हर साल 1-1 लाख करके डेप्रिशिएट करते थे, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डेप्रिसिएशन लिखते होगे हर साल। तो हर साल लिखने के कारण आपका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख कम हो जाता होगा, और फिर वो ओनर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होता होगा, यानी कि वो 1 लाख रुपए आपके बिजनेस में रिटेन हो जाता था, आपके बिजनेस में आप रख लेते थे, रोक लेते थे डेप्रिसिएशन कह के। तो हर साल आप अपने बिजनेस में 1-1 लाख रुपया जमा कर रहे हो, 1-1 लाख, जैसे 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, प्रॉफिट में से 1-1 लाख रुपए साइड होते जा रहे हैं, और वो पूरा आपके बिजनेस में 10 साल में 10 लाख रुपए जमा कर देगा। तो डेप्रिसिएशन लगाने के कारण आपका रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, क्योंकि एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ में आपको नई एसेट लेनी है, क्योंकि बिजनेस को तो कंटिन्यू करना है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए वो एक फंड जमा कर देता है। तो वही यहां पर थर्ड ऑप्शन था, टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन से कैसे आपको रिप्लेसमेंट के लिए फंड मिल जाता है। अब मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ाते समय एक चीज बताया था, जो था गुल्लक वाला कॉन्सेप्ट। क्या बताया था, प्रोविजन मैंने आपको बताया था कि एक गुल्लक हम बना लेते हैं बिजनेस में और उसमें पैसे डालते जाते हैं। तो इसी चैप्टर में आप एक मेथड सीखोगे जिसको बोलते हैं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला अकाउंटिंग मेथड, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला अकाउंटिंग मेथड। उसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है हर साल उसको हम इस गुल्लक में डालते जाते हैं, हर साल डेप्रिसिएशन के अमाउंट से हम एक प्रोविजन क्रिएट करते रहते हैं,
ठीक है, और उसमें जो है पैसे जमा होते जाते हैं और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के एंड में उसमें पूरे पैसे जमा हो जाते हैं, जिससे हम एसेट की रिप्लेसमेंट में उस फंड को यूज करके एसेट को रिप्लेस कर सकें। ठीक है, तो वो जब हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट वाला जो मेथड है उससे अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर ये तो अकाउंटिंग के मेथड्स हैं। देखो, आप अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाला मेथड या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वाला अकाउंटिंग का मेथड ना भी यूज करो, फिर भी आप डिप्रिसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर ही रहे हो। चार्ज करने के कारण आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स जो है वो कम हो जा रही हैं। इसका मतलब पैसा आपके बिजनेस में रुक जा रहा है, आपके बिजनेस में रिटेन हो जा रहा है। तो उस पैसे को आप बिजनेस में रोक ले रहे हो 10 साल के लिए उतना पैसा, तो उससे आपका बिजनेस में एक फंड क्रिएट हो जाता है जिससे आप एसेट को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट जो है, टू असर्टेन द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है डेप्रिसिएशन लगाने का, डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं उसका, तो वो है असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको याद होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब हम बनाते थे फाइनल अकाउंट्स में, लास्ट टॉपिक पिछले वीडियो में मैंने कवर किया, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो भी एसेट आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हेल्प करती है, जो भी एसेट आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हेल्प करती है, उसका डेप्रिसिएशन आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते हो। लिखते हो कि नहीं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऐसा आप लिखते हो और फिगर यहाँ लिखते हो। तो इसके कारण आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर जो इधर निकल के आता है उसमें इसका भी कंपोनेंट होता है। तो सही तरीके से अगर कहा जाए तो ये कंपोनेंट अगर नहीं रहे तो आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो ठीक ठाक नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इस फिगर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस फिगर को भी सही सलामत या ठीक ठाक लाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट जो है उन एसेट्स का, जो टेबल चेयर फर्नीचर की बात नहीं कर रहा हूं, वो एसेट्स जो आपका फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उनका डेप्रिसिएशन कंपोनेंट जो होगा वो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही आएगी। तो ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है निकालने के लिए आपको प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट जो है वो पकड़ना पड़ता है। तो आज डिस्कशन को बस इतना ही रोके रहते हैं। ठीक है, इससे आगे जो है हम अगले क्लास में बढ़ेंगे। देखें आगे क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन जो है वो हमने कर लिया। अब यहाँ पर फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है इसकी भी बात कर ही लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट, दूसरा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, और तीसरा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्ड बातें हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, कि कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कॉस्ट में क्या ऐड होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कैसे होता है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, वगैरह वगैरह चीज़ें जो है डिटेल्स में हम अगले क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास मैंने बहुत ज़्यादा लंबी खींच दी है, हो सकता है कि आपको क्लास के बीच में नींद भी आ गई हो, पर सोना नहीं है। एक एक बात जो मैंने आपको बताई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कब कौन सा क्वेश्चन पूछ दे। और इंस्टीट्यूट की छोड़ो ना यार, हम लोग क्या एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं क्या? आप एक बात बताओ, क्या आप एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ पढ़ते हो? अपनी नॉलेज को डेवलप करने का आपका कोई इच्छा नहीं है? अगर एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है तब तो रट के जाके वहां पर लिख दोगे। वैसे आजकल तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, रटने का जमाना गया, पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एग्जाम पास करने को अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। एग्जाम पास करना तो देखो इंपॉर्टेंट है ही, एग्जाम में नंबर सिक्योर करना भी इंपॉर्टेंट है, पर आप ऐसे कोशिश करो ना, ऐसे सोचो ना कि आज जो मैं ये चीज़ सीखूंगा अगर मैं अच्छे से समझ गया तो ये सारी जिंदगी, क्योंकि आपको तो कॉमर्स के लाइन में ही रहना है, इसी लाइन में आपको जॉब करनी है। ठीक है, तो अगर आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो मैं उसकी बात नहीं करता, पर अगर आपको इस लाइन में रहना है, कॉमर्स के लाइन में रहना है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, प्रैक्टिस करनी है, तो एक एक बेसिक पिलर्स अपने अगर आप स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो आपकी इमारत जो है, अपने करियर की जो इमारत खड़ी करोगे वो तो उतनी स्ट्रांग नहीं खड़ी हो पाएगी ना। तो अभी से मेहनत करो ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका नॉलेज बेस जो है वो बिल्कुल सॉलिड बने, बिल्कुल सॉलिड, एकदम स्ट्रांग, कोई उस पिलर को हिला नहीं सके। इसलिए एक एक चीज़ को मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, और आज मैंने तो हद से ज़्यादा ही थोड़ा टाइम ले लिया कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, पर आप ही के बेनिफिट के लिए है। आप अच्छे से समझोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि जितने भी पॉइंट तक मैंने आपके साथ कवर किया है इंस्टीट्यूट के मैट का, इस पूरे पार्ट को आप एक रीडिंग करोगे। ठीक है, और अपने खुद के नोट्स बनाओगे। हमेशा टीचर के नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है, अपने सेल्फ स्किल्स डेवलप करो। आज मैं आपको मौका दे रहा हूं, ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाना। और अगर आप सिंसियरली नोट्स बनाते हो तो उसको मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना,
ताकि और लोग भी देख पाएँ कि आप कितना अच्छा नोट्स बना सकते हो, आपकी एनालिटिकल स्किल्स आपने कितना समझा है। और आपके नोट पे जो भी नोट बना के आप फोटो डालोगे उस पे मैं जेन्युइनली आपको फीडबैक दूंगा ही कि आपके नोट्स कैसे बने, कितने अच्छे बने। और यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ समझने में अगर आपको कोई डाउट आया हो तो उसको भी टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। अगर लिख के अपना डाउट नहीं बता पा रहे हो तो वहाँ पर एक वॉइस मैसेज छोड़ देना। टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल ही जाएगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, तो ग्रुप को यूज़ करो, फ़ायदा उठाओ। ठीक है ना, मैं अभी अवेलेबल हूँ तो मेरा फ़ायदा उठा लो, बाद में फिर रहूँ ना रहूँ पता नहीं, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया इस वीडियो में। आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।